सभी को मेरा सादर नमस्कार। लैंडमार्क द बुक स्टोर व इंदिरा पब्लिशिंग हाउस की ओर से इस पावन बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है क्योंकि आज से ही कोरोना के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ एक उम्मीद की बेला जगी है, उम्मीद की किरण कि जल्दी हम सभी को इस महामारी से छुटकारा मिल जाएगा हमेशा के लिए। और इस शुभ दिन मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंदिरा पब्लिशिंग हाउस ने एक बुक पब्लिश की है, ये कोरोना केंद्रित विश्व भारत, और इन्हीं के ऑथर प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की पोस्ट पर अभी कार्यरत है तथा पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में चांसलर तथा एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर की पोस्ट पर रह चुके हैं। सर के कई नेशनल व इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स मैगजीन्स व न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुके हैं तथा इंडोनेशिया के एक्स प्रेसिडेंट सुकार्नो पर आपकी रिसर्च वर्क के लिए सुकार्नो फाउंडेशन फॉर एजुकेशन द्वारा सर को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया तथा 2006 में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आइए हम सर से जानते हैं और इस पुस्तक के बारे में बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपकी बुक के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ये जो पुस्तक लिखी गई है ये कोई बहुत सोच समझ के नहीं लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि इसकी हमने कोई सिनॉप्सिस या आउटलाइन बनाई हो कि हमें इस विषय पर ये किताब लिखना है, ऐसा नहीं हुआ है। इसके साथ हुआ क्या है कि जब कोरोना आरंभ हुआ उस समय पूरे विश्व में जो त्राही त्राही मची हुई थी, उस समय हर व्यक्ति भयभीत था, हर व्यक्ति के मन में अशांति और तनाव था। कहीं लॉकडाउन हो रहा था, कहीं पूरी तरीके से लॉकडाउन हो रहा था, कहीं कर्फ्यू लग रहा था, कहीं जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन परेशानी में था, क्या करें क्या न करें। डॉक्टर्स लोग भी परेशान थे। तो उस समय मन में जो भटकाव था, उस भटकाव को केंद्रित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले यह आह्वान किया कि आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, आत्मविश्वास के साथ में खड़े हों। और कोरोना को भगाने के लिए उन्होंने कुछ प्रयोगात्मक 2-3 उपक्रम किए, जिसमें उन्होंने थालियां बजाकर एक लोगों का उल्लास और उत्साह जागृत किया। उसके बाद में उन्होंने आत्मविश्वास और संयम बनाए रखने के लिए दीप जलाने का संकल्प लिया। यह सब प्रतीकात्मक है और इससे व्यक्ति का जो मनोबल था वो बढ़ा। उसके बाद में जब लॉकडाउन हुआ, उस ड्यूरेशन में बड़ी भयावह स्थिति थी। चारों ओर इतना भय का वातावरण था कि व्यक्ति व्यक्ति से बात नहीं करता था, कोई किसी के घर आना जाना नहीं था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, आपका सब इबादत के जितने भी स्थान थे उन सब में ताले लग गए। मुझे लगता है सृष्टि में पहली बार इस प्रकार का तांडव हमने देखा होगा। मंदिरों में भी नहीं जा सकते आप, सड़कों पे आप घूम नहीं सकते हैं, हवाई जहाज बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं, विश्व के किसी भी देश के बीच में आवागमन जो है वह रुका हुआ है। तब ऐसी स्थिति में सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त करके समाज के सामने रख रहे थे और समाज को मनोबल और विश्वास के साथ में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शित कर रहे थे। तब मैंने भी कुछ लेख लिखे और उस समय खास करके चूंकि मैं शिक्षा संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा विषय ध्यान में आता है कि मैंने सबसे पहले एक लेख लिखा था क्वारंटाइन के ऊपर। यह क्वारंटाइन जो है मूलतः शुचिता
और भारतीय पद्धति से जुड़ा हुआ विषय था। हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो परंपराएं, रीति रिवाज हैं, उनमें शुचिता का बहुत ध्यान रखा जाता था और रखा जाता है। हाथ धोना है, शौच के बाद हाथ धोना है, दांतों की सफाई करना है, स्नान करना है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करना है, नमस्कार करना है। तो ये सारी चीजें विश्व में काफी पॉपुलर होने लगी और बड़े बड़े वैज्ञानिक और साइंटिस्ट लोग भी कहने लगे कि दिन में अनेक बार आप हाथ धोएं, आप परस्पर दूरी बना कर रखें, मास्क का उपयोग करें, एक दूसरे से आलिंगन न करें, हाथ ना मिलाएं। कई देशों में तो आलिंगन करके अभिवादन करने की परंपरा थी। अब जब ये सब देखने को आया तो मैंने एक लेख लिखा। उस लेख को लिखने के बाद में वैज्ञानिकों की जो दृष्टि थी, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो दृष्टि थी, उसका मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर मैंने दूसरा लेख लिखा। जब दूसरा लेख मोदी जी के द्वारा जो संचालित किए गए धैर्य और विश्वास की जो नीतियां थी, उन नीतियों के ऊपर लिखा। खास करके सप्तपदी जो उन्होंने वचन दिए और वचन लिए, उसके बारे में मैंने लेख लिखा। इस प्रकार से जब लेख लिखते गए तो मेरे कई लेख समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर प्रकाशित हुए। बीच में ये बात भी आई कि भाई ये कोरोना आया कहां से, क्या कारण है इस कोरोना के आने का, यह मानव निर्मित है अथवा कृत्रिम है। इसके बारे में अनेक प्रकार की थ्योरीज जो हमारे यहाँ डेवलप हुई, उन सारी थ्योरीज को, उन सारे मिथक और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जब विचार विमर्श और विनिमय होने लगा, तब ऐसी स्थिति में फिर एक और संकल्प मन में ये आया कि यह वैज्ञानिकों के द्वारा भी कहा जाने लगा कि यह चाइना के वुहान शहर की जो वायरोलॉजिकल लैब है, वहां से निकला हुआ एक वायरस है। इसके बाद में चमगादड़ और पेंगुइन थ्योरी सामने आई, वो किसी भी तरीके से मांस खाने से और इस प्रकार से शरीर में घुसा होगा। लेकिन अल्टीमेटली जापान के वैज्ञानिकों ने और दुनिया के अन्य वैज्ञानिकों ने यह कहा कि यह प्राकृतिक नहीं है, यह वायरोलॉजिकल लैब में निर्मित है। इस प्रकार से वायरोलॉजिकल लैब के ऊपर एक आशंका व्यक्त होने लगी। अमेरिका के द्वारा, जापान के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, भारत के द्वारा, दुनिया के सभी देशों ने चीन को एक ऐसी दृष्टि से देखने लगे कि निश्चित तौर पर इसने कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट किया है जिसके कारण ये ब्लास्ट हुआ है। और क्योंकि वुहान शहर में ही सबसे पहले यह फैला और वुहान शहर में फैलने के बाद पूरी दुनिया में फैलने लगा, तो वुहान शहर को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया और उसके बाद में दुनिया के अन्य देशों में भी इस प्रकार की प्रक्रिया को दोहराया गया। चीन एक कटघरे में खड़ा हो गया। चीन के साथ लोगों ने, विश्व के दुनिया के अन्य देशों ने अपने व्यापारिक संबंधों को भी खत्म कर दिया। चीन के साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहता, आज भी नहीं करना चाहता। चीन के साथ में जो बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों की लगी हुई थी, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी अपने आप को वहां से विड्रॉ करने लगा। जापान है, कोरिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, भारत है, सभी लोगों ने कहा कि हम चीन के साथ में इस प्रकार का कोई उपक्रम या इस प्रकार का कोई बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि चीन हमसे ही आर्थिक रूप से, हमारा ही आर्थिक दोहन करके, मार्केट में एकाधिकार स्थापित करके विश्व के अंदर अपना जो प्रभुत्व है वह स्थापित करना चाहता है। और इस प्रकार का जो पैसा होता है वह अपने वायरोलॉजिकल लैब में लगाता है। ऐसा नहीं है कि यह पैसा व्यापार से और अन्य स्थानों से लिया गया है। सर्वे ये बताते हैं कि फ्रांस और अमेरिका के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, उन एक्सपेरिमेंटों में जो खर्चा होता था वह खर्चा चाइना को दिया जाता था और वुहान की जो वायरोलॉजिकल लैब है उसमें वैज्ञानिकों को जो खर्चा और इक्विपमेंट और ये सब जो खर्चे होते थे वह ग्रांट के रूप में अमेरिका और फ्रांस ने
चीन को दिया। अब यह सब उल्टा जब पढ़ने लगा तो इन सारे विषयों को केंद्रित करते हुए, ध्यान में लेते हुए समय समय पर बहुत सारे लेख लिखे। फिर एक दिन मनीष जी मेरे पास में घर पर आए थे किसी कारण से मिलने के लिए, और इन विषयों पर जब चर्चा हुई तो मैंने कहा कि भी इस प्रकार से हमने ये कुछ लेख हमारे हैं, तो उन्होंने कहा ये लेख तो बहुत उपयोगी है, निश्चित तौर पर इन लेखों को आप एक किताब का स्वरूप दें। तो फिर किताब का स्वरूप देने के बाद में ये जो लेख हैं वो इनकी अथक परिश्रम और मेहनत से एक पुस्तक के रूप में जो ये पुस्तक है इसके ऊपर हमारे सामने आया। अब जब पुस्तक लिख ली तो उसके बाद में हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको पता लगा। मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई आप इस पुस्तक को पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा, देखिएगा। और उस समय स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी थे, बाद में उनका विभाग बदल गया, लेकिन उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। इसकी जो भूमिका है, पूर्ववाक है, प्रस्तावना है, वो उन्होंने लिखी और उन्होंने सभी लोगों के लिए यह पठनीय और उपयोगी साबित होने की बात करी। इस दृष्टि से इसकी एक लंबी यात्रा इसमें रही और इस प्रकार से यह पुस्तक अनायास एक इस रूप में आई है। यह सोच करके लिखी गई मतलब किताब नहीं है। यह स्पॉन्टेनियस थॉट्स जो आते हैं वो हैं। इसमें हो सकता है कहीं तथ्यात्मक, उस समय तथ्यात्मक रूप से सही हो, वर्तमान में आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि ये फैक्चुअली कहीं ना कहीं मिसलीड करने की बात है। उसमें ऐसा आशय नहीं है। उस समय जो समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, विश्व के समाचार पत्रों में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा और दुनिया के अन्य स्वास्थ्य संगठनों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा जो अपने अभिमत दिए जाते थे, उनका एक डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर हिस्टोरिकल रिव्यू करते हुए हमने इसमें इस बात को रखा है। यह इस तरीके से यह किताब हमारे सामने, आपके सामने है इस रूप में। तो ये तो बहुत छोटा सा एक बैकग्राउंड मैंने आपको इस किताब के बारे में बताया। सर, हम जानना चाहिए कि आपका क्या उद्देश्य है इस बुक को लिखने से पहले और समाज के लिए कैसे उपयोगी रहेगी ये बुक? समाज को देखिए, समाज मूलतः जब तक अवेयर नहीं होगा किसी चीज से तब तक वो अपने बचाव पक्ष के बारे में नहीं सोच सकता। कोरोना के बारे में नकारात्मक जितने भी तत्व हैं, जितने भी पक्ष हैं और उनका सामाजिक जीवन पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव जो है, उसको समाज को जानना चाहिए। समाज को अपनी पद्धति को भी समझना चाहिए, समाज के अपने लोकाचारों को भी समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि यह स्थिति क्यों आई, क्यों एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर एकाधिकार और आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, क्यों एक राष्ट्र यह चाहता है कि मैं इस प्रकार से ऐसा वेपन्स बना लूं, इतना ज्ञान मेरे में आ जाए कि मैं एक इस प्रकार से वेपन्स बना लूं, केमिकल वेपन्स बना लूं, जिससे मैं जिसे चाहूं जब चाहूं दुनिया में आतंक फैला सकूं और अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकूं। यह जानना हम सब लोगों के लिए जरूरी है। मित्रों को जानना भी जरूरी है और मानवता के जो शत्रु हैं उनको भी जानना जरूरी है। यह परमाणु बम और हथियारों से ज्यादा खतरनाक है। वह तो एक जगह कन्फाइंडेड होते हैं। परमाणु बम या अन्य प्रकार का बम आप एक जगह गिराएंगे तो उसकी अपनी एक टेरिटरी होगी, उसमें उसका प्रभाव क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र, इसका जो डायमीटर है वो तो पूरा विश्व है। कब हम इतने भयभीत हो चुके थे कि आपस में भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, मित्र, सब लोग आपस में भयभीत थे। पता नहीं कौन किसकी मृत्यु का कारण बन के सामने आ जाए और हमको परेशान कर दे। हमने देखा है लाखों लाखों करोड़ों व्यक्ति जब मरे हैं तो उनको उनके परिवार के लोगों से नहीं मिलने दिया जाता था। परिवार के लोग चीखते थे, विलखते थे और जब किसी को पता लगता था कि इस क्षेत्र में यह कोरोना हो गया है तो उसके घर पे चस्पा कर दिया जाता था। उस व्यक्ति को उठा करके ले जाते थे, हॉस्पिटल में ले जाते थे। इन सारी चीजों की जानकारी, इन सारी चीजों का ज्ञान समाज को होना चाहिए और यह भी होना चाहिए
कि इन सब चीज़ों से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, इसके बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है कि हमें कौन कौन सी बातों की और कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरा अपना ऐसा जानना है, मेरा अपना ऐसा सोचना है कि यह जो कोरोना है, यह कोरोना लैब में निर्मित है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन है, अपनी नॉलेज का विस्फोट है। और मैंने इसमें एक चैप्टर है मेरा, ऐसे ज्ञान का क्या फायदा। ऐसा ज्ञान जो मानवता के विनाश के लिए काम आए, ऐसे ज्ञान को तिलांजलि देनी चाहिए। वह ज्ञान हमें नहीं चाहिए जो मनुष्य को परस्पर शंका की दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करे और मानवता के विनाश के लिए एक कारक बन के आए। उस ज्ञान को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि हम इस प्रकार के वायरोलॉजिकल लैब में देख रहे हैं। एक छोटा सा कोरोना अणु जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, इस प्रकार के कई प्रकार के वायरोलॉजिकल जो प्रैक्टिकल करने के बाद में वुहान की लैब में रखे हुए हैं, लगभग 2400 प्रकार के इस प्रकार के जो परमाणु विषाणु हैं वह उन्होंने इकट्ठे किए हैं। यह एक प्रयोग विस्फोट के रूप में हमारे सामने आया है। विश्व की सबसे बड़ी जो लैब है, वायरोलॉजिकल लैब, वो वुहान में स्थित है और उसने निश्चित तौर पर हम सबको प्रभावित किया है, हमारी जीवन शैली को प्रभावित किया है। सही सर, जैसे कि हमने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के टाइम पे सभी लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए तथा सभी को एक सूत्र में पिरोने के लिए थाली भिजवाए, दिए जलाए। और वैसे ही आपने बुक में भी लिखा है मोदी सप्तशती और कोरोना युद्ध के बारे में, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप मोदी सप्तपदी, हाँ, और कोरोना, उन्होंने कोरोना से संघर्ष के लिए एक 7 वचन उसमें उन्होंने मांगे थे कि हम अपनी सफाई रखेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, किस तरीके से हम अपने जीवन को शुचितापूर्वक तरीके से जिएंगे। और वो 7 जो बिंदु हैं वो इसमें विस्तार पूर्वक इसमें दिए हुए हैं। और उनमें विशेष तौर पर जो चर्चा में जो विषय हमारे सामने आए हैं, उसमें दुनिया की भारतीय संस्कृति किस प्रकार से मदद कर सकती है, कोरोना के टीकाकरण के बारे में भी हमारे जो विषय हैं उनको उन्होंने रखा हुआ है। हमारी जो भारतीय पद्धति है वह सूतक और सुचिता को किस प्रकार से मानती थी। एक प्रकार से जो सप्तपदी है उसमें उन्होंने इस बात का वचन लिया था सभी लोगों से कि आप बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और आरोग्य सेतु जो एक उन्होंने निर्मित किया था, उस आरोग्य सेतु ऐप में अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, गरीब परिवारों की मदद के लिए आप सामने आएंगे और साथ ही साथ कोरोना योद्धाओं का आप मनोबल बढ़ाएंगे और सफाई कर्मचारी, नर्स, पुलिस आदि की आप मदद करेंगे। इस दृष्टि से आप यदि देखें तो जब ये बात उन्होंने कही कि गरीबों की और गरीब परिवारों की मदद करेंगे, तो पूरा जन समुदाय उमड़ पड़ा था। हजारों लाखों लोगों के घर में भोजन के पैकेट पहुंचाना, उनको दवाइयां देना, उनको सैनिटाइजेशन की वस्तुओं का आदान प्रदान करना और उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना, अपने घर के बुजुर्गों को संरक्षण प्रदान करना, विशेष तौर पर संरक्षण प्रदान करना। ऐसा संरक्षण, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, 60 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, उनको इसके संक्रमण के ज़्यादा खतरे होते थे। यह सब बातें उन्होंने सप्तपदी में कही और इसका वचन उन्होंने लिया था। हमने अपने महाविद्यालय में, विश्वविद्यालयों में इस प्रकार से विद्यार्थियों से फॉर्मेट पर उनसे सहमति भी ली थी। फिजिकल नहीं ली, ऑनलाइन हमने उनसे उनकी एक्सेप्टेंस ली थी और भारतवर्ष के सभी लोगों ने इस बात की सराहना की और इस विषय को सामने रखा। तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया बुक में। वाकई
डिटेल्स में। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि अब धीरे धीरे कोरोना का संकट काल खत्म सा होते जा रहा है, तो अब हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपने रूटीन में क्या क्या करना चाहिए? देखिए, भले ही संकट काल खत्म हो जाए, वैक्सीनेशन हमारे आज के दिन आरंभ हुआ है और भारत के वैज्ञानिक इसके लिए बधाई के पात्र हैं। भारत के वैज्ञानिकों के साथ साथ जो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वह राष्ट्रीय नेतृत्व किस प्रकार से इस संकट की घड़ी में, जब व्यक्ति त्राही त्राही कर रहा हो, उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। जबकि हमारा पूरे विश्व से व्यापार बंद था, आर्थिक संकट में हम भी थे, लेकिन उन्होंने कई लैब को आर्थिक मदद, विशेष आर्थिक मदद के वैज्ञानिकों का प्रोत्साहन किया और आज उसका परिणाम है कि आज के दिन हम वैक्सीनेशन के स्टेज पर आ गए हैं और ये पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, इन सब लोगों को ये वैक्सीनेशन की प्रोसेस शुरू हो रही है। इस दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लेकिन मोदी जी अक्सर कहते हैं कि वैक्सीनेशन लगने का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाएं, मास्क लगाना भूल जाएं, हाथों की सफाई करना भूल जाएं, सैनिटाइजेशन करना भूल जाएं अपने आप को। नहीं, ये भी तो जरूरी है और इसलिए हमें अपनी मनोवृत्ति और जीवन शैली बदलना पड़ेगी। यदि हम अपनी मनोवृत्ति और जीवन शैली को नहीं बदलेंगे, अपने रहन सहन को नहीं बदलेंगे, अपने खान पान को नहीं बदलेंगे, तो निश्चित तौर पर हम पुनः इसके संक्रमण में आ सकते हैं। अभी ब्रिटेन में एक इसकी सेकंड वेव आई है, एक नए प्रकार का स्ट्रेन हमें देखने को मिला है जो लोगों में है। उसके कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, लेकिन उसका गहरा प्रभाव नजर आता है। भारत में भी इस प्रकार के कोई केस मिले हैं, कई केस मिले हैं। प्रधानमंत्री जी ने अग्रिम बढ़कर इसका एक निर्णय लिया और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर, खास करके ब्रिटेन से आने वाली उड़ानें और जिन राष्ट्रों में इस प्रकार की संदिग्धता पाई जाती है, उन हवाई उड़ानों को बंद किया है और फिर से पुनः नियंत्रित किया है। आज देखिए, जहां 1-1 लाख 90-90 हजार व्यक्ति प्रतिदिन कोरोना के संक्रमण से आते थे, आज पूरे हिंदुस्तान में 1600 व्यक्ति से ज़्यादा संक्रमण के केस नहीं आ रहे हैं। कई जिले, कई राज्य, कई प्रदेश संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। हमें उसको मेंटेन करने के लिए उसकी जो नियमावली है, उसके जो निर्देश हैं, डॉक्टरों के और वैज्ञानिकों के जो सलाह हैं, उनका अनुपालन करना पड़ेगा। तभी हम इस संकट की घड़ी से अभी उभर पाएंगे। अभी संकट पूरी तरीके से टला नहीं है, क्योंकि लापरवाही कभी भी फिर से एक संकट खड़ा कर सकती है। और फिर जैसे कोरोना में हमने देखा कि सभी की जीवन शैली बिल्कुल बदल गई है जी, है ना। और कई लोगों की नौकरी चली गई है और जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं उनको 50% या 75% सैलरी मिल रही है। और बिजनेस वालों के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। तो ये संकट काल के बाद विश्व की व्यवस्था क्या रहेगी, इस बारे में आप कुछ बताइए। विश्व की व्यवस्था में बेसिकली देखिएगा 3-4 प्लेयर हैं जो विश्व व्यवस्था को नियंत्रित करेंगे। भारत उसमें सबसे अग्रणी है, भारत इसको लीड करेगा, क्योंकि भारत ने जो अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उसी के कारण हम आप फिर से खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने स्वरोजगार को चालू करने के लिए राष्ट्रों में जो मजदूर, प्रदेशों में जो मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन किए थे, उनको प्राथमिकता के आधार पर रोजगार स्थापित करने के लिए बहुत सारे अनुदान और योजनाएं करेंगी। कृषि के क्षेत्र में, अधोसंरचना के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में, इन सभी जगह उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि हमें इसको फिर से खड़ा करना है। निश्चित तौर पर गैर संगठित व्यापार करने वाले लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, गरीब लोग बहुत प्रभावित हुए। एक निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जिसकी आजीविका नौकरी पर आधारित थी, उनकी नौकरी चली गई है। लेकिन ये फेज स्थायी नहीं है, धीरे धीरे
ये फिर से स्थापित होगा और हमारी इकोनॉमी फिर से ऊपर बढ़ेगी। व्यापार अब होने लगा है, लोगों में विश्वास जागने लगा है और उससे भी ज़्यादा गति से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक जो बहुत बड़ा फैक्टर हमारे सामने आया है कि अब कोई व्यक्ति चीन के साथ में अपने उस प्रकार के व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहता, टोटल डिपेंडेंसी के जो संबंध है वो नहीं रखना चाहता। क्योंकि यदि हम चीन की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि चीन की एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पॉलिसी है। उसके अंतर्गत चीन क्या करता है कि कमजोर मुल्कों को आर्थिक मदद देता है। कमजोर मुल्कों को जब आर्थिक मदद देता है तो उसके बाद में वो कमजोर मुल्कों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। उनकी अधोसंरचना, उनका व्यापार, उनका आवागमन, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका नेविगेशन, इन सब के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। इसमें विशेष तौर पर हम यदि देखें तो पाकिस्तान के अंदर उसने जैसे ग्वादर पोर्ट बनाया हुआ है, श्रीलंका के अंदर हम्मन टोटा हम देख सकते हैं, मालदीव के अंदर भी उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ है, बांग्लादेश के अंदर चटगांव के अंदर हमें देखने को मिलता है, म्यांमार में कोको द्वीप जो है वो देखिएगा, कंबोडिया, थाईलैंड के एयरवेज उसने अपने आधिपत्य में स्थापित कर लिए हैं और अपना सर्विलेंस सिस्टम बंदरगाह भी बनाया हुआ है। नेपाल में बहुत सारे प्रोजेक्ट उसके चल रहे हैं। मालदीव की जो अधोसंरचना है उसका पूरा निर्माण करने का काम किया हुआ है। इस बात को हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि जो छोटे मुल्क हैं उनको किस प्रकार से अपनी विस्तारवादी नीति के तहत हड़प करके और अपने में मिला लेना, यह चीन की बहुत बड़ी रणनीति रही है। इस पूरे काल में चीन का जो असली चेहरा है वो हमारे सामने उभर करके सामने आया है, क्योंकि चीन की सीमाएं लगभग 14 देशों से मिलती और उसके 23 देशों के साथ में विवाद है। जिनसे सीमाएं मिलती उनके साथ तो विवाद है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम यदि देखें तो अन्य प्रकार से सभी राष्ट्रों के साथ में उसके विवाद हैं और किसी न किसी प्रकार से वो अपना आधिपत्य स्थापित करके वहां पर अपना एकाधिकार बनाता है और सीमाओं का विस्तार करता है। आज चीन की स्वतंत्रता के बाद उसने जब अपने आप को 67% अपनी सीमाओं का एक्सपेंशन उसने कर लिया है, उसने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने में मिला लिया है। भारत के भी बहुत सारे क्षेत्रों पर उसकी नज़र है। अक्साई चीन जो हमारा पाक अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान ने लिया उसमें से उसने चाइना को दे दिया। इसी प्रकार से लद्दाख है, तिब्बत है, इन क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश है, इन क्षेत्रों में जो चाइना है वो अपना आधिपत्य और एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास करता है और इस प्रकार की ताकत बना करके कोरोना जैसे वायरोलॉजिकल हथियार बना करके वो पूरी दुनिया को डराना चाहता है और इससे दुनिया सचेत हो गई है। दुनिया के देश चीन के साथ में कोई आर्थिक, तकनीकी, व्यापारिक और मल्टीनेशनल्स कंपनीज के कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं। भारत का ही हम यदि उदाहरण लें तो भारत में एक बूम आया है, वो चीन के बनाई हुई वस्तुओं का बहिष्कार करना। यद्यपि चीन डिटेल में बताइए कैसे अपने को बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार तो खैर करना एक अलग विषय है, लेकिन हम उसके उसी तरीके से और उससे भी अच्छे गुणवत्ता पूर्वक उत्पाद यदि बनाएंगे तो विश्व व्यापार में हमारी साख बनेगी। ऐसा नहीं है कि चीन के उत्पाद जो वो भारत में सप्लाई करता है बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, यूज एंड थ्रो है। एक बार यूज किया, खरीदने के बाद में आपके घर तक जाने की कोई गारंटी नहीं है। चला तो 2 साल चला, नहीं चला तो 1 घंटे भी नहीं चला, उसमें कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन भारत का जो व्यापार है, भारत जो इन चीजों को बना रहा है उसमें वो गुणवत्ता का भी ध्यान रखेगा और अन्य चीजों का भी ध्यान रखेगा। खास करके हम सोशल मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन में और 4G के बाद में जो 5G का हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने चाइना ने भी अप्लाई किया हुआ था, चाइना को हमने प्रोजेक्ट नहीं दिया। चीन के साथ हमने
बहुत बड़े बड़े समझौतों को रद्द किया। न केवल हमने किया है बल्कि कोरिया ने, जापान ने, दक्षिण कोरिया ने, जापान ने, वियतनाम ने, मलेशिया ने, सिंगापुर ने, इंडोनेशिया ने, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सभी लोगों ने चीन से अपने जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रोजेक्ट थे उनको आधा छोड़ करके वापस लिया है। तो चीन की इकोनॉमी इस समय काफी डमाडोल है और उसमें भारत को ये मौका है। भारत के पास मैन पावर है, भारत के पास ब्रेन पावर है, भारत आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर नहीं है, नेतृत्व की दृष्टि से भी आज भारत सक्षम है। और मैं केवल पॉलिटिकल लीडरशिप की, अब राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे वैज्ञानिक नेतृत्व देने में सक्षम है। हमारे कोरोना की जो वैक्सीन बनी हुई है दुनिया के कई देशों ने हमसे मांगी है। हम इसका भी व्यापार यदि करना चाहें, इसको व्यापार के रूप में भी लेना चाहें तो हम दुनिया के आधी से ज्यादा जनसंख्या को भारत अपनी कोरोना वैक्सीन दे सकता है। सस्ती, अच्छी और स्थापित शैली में हम इस चीज को रख सकते हैं। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि जो चीन है वह धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से आइसोलेट होता चला जा रहा है। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो मनोविज्ञान है, उसके जो वैज्ञानिक हैं वो सहमे हुए हैं और इसलिए वो बार बार पड़ोसी राष्ट्रों पर किसी न किसी रूप में दबाव स्थापित करता है, प्रभाव स्थापित करता है, युद्ध के वातावरण निर्मित करता है, तनाव बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन यह सब एक चीज, एक विषय से ध्यान को भटकाने वाला विषय है, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है। निश्चित तौर पर भारत के साथ तो ये नहीं होगा। इस पुस्तक के अंदर जो मैंने कहा है कि आज जितना भी हमारा सोच विचार, रहन सहन, जीवन शैली है वह कोरोना केंद्रित हो गई है। हम हर चीज में कोरोना को देखते हैं। यदि हम बाजार में चाय भी पीते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये आता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं चाय पी रहा हूँ मेरे को कोई रोग लग जाए। किसी होटल में हम यदि खाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। सैलून पर कटिंग कराने जाते हैं तो मन में दहशत घुसी होती हुई है। ऑफिसों में जाते हैं तो घर पे आकर के नहाते हैं। वैज्ञानिक लोग भी दिन में 3 बार 4 बार 10 बार सैनिटाइज करते हैं अपने आप को। पीपीई किट को हम देखते हैं। पीपीई किट का ही उदाहरण लीजिएगा, हम कितनी महंगी महंगी पीपीई किट खरीदते थे, लेकिन जब संकट आया मोदी जी ने आह्वान किया, आज हमारे पास में इतनी सरप्लस पीपीई किट बन रही है सस्ते दामों पर कि हम दुनिया के अनेक विकासशील राष्ट्रों को, अल्प विकसित राष्ट्रों को इनकी सप्लाई कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक सुनहरा मौका है कि हम अपने व्यापार को, अपनी नीतियों को स्थापित करें, वैचारिक दृष्टि से भी स्थापित करें, नैतिक और मानसिक दृष्टि से भी स्थापित करें और आर्थिक दृष्टि से अपना एक प्रभुत्व तो नहीं कह सकते हम उसको, लेकिन आर्थिक दृष्टि से हम दुनिया में इन लोगों को जवाब देने के लिए हम खड़े रह सकते हैं। जी, कोरोना ने जैसे पूरी दुनिया में एक तरह से हिला दिया था और अब ऐसा लगता है जैसे कोरोना से तो लोग बच जाएंगे, वैक्सीन आ गई, लेकिन इससे एक डर उग जाए, डर, चिंता, घबराहट सी, तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने का एक ही तरीका है, मन में आपके विश्वास होना चाहिए। भय की कोई दवा नहीं होती है, भय की कोई वैक्सीन नहीं है। भय की वैक्सीन है स्वस्थ चिंतन, अपने स्वयं मनन करना, सात्विक जीवन व्यतीत करना, नकारात्मक विचारों से अपने आप को परे रखना, शारीरिक क्षमता को सुदृढ़ बनाना, और इसके लिए जो योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, वह हमारे लिए रामबाण साबित हो सकती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि आप प्राणायाम किया करो, योग किया करो, आसन लगाया करो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा और विश्वास को न टूटने दें। डॉक्टर जब मरीज को देखने जाता है तो दवा तो अपना काम करती ही करती है, लेकिन डॉक्टर जब मरीज से बोलता है कि यू आर फीलिंग बेटर फ्रॉम यस्टरडे, टुडे यू आर लुकिंग स्मार्ट, तो उसको दवा खाने की जरूरत नहीं होती, उसमें आधी ताकत तो वैसे ही आ जाती। तो इस प्रकार के विचारों का प्रवाह संप्रेषण भारत के अंदर हो
हमारे परस्पर जीवन में हो, निश्चित तौर पर हम इस चीज से उभरेंगे। इतने बुरे कालखंड से हम निकले हैं, आज अब तो कोई ऐसी बात नहीं है डरने की, लेकिन फिर भी सावधानी रखने की इतनी आवश्यकता है। जी सर, आपको क्या लगता है कि मतलब 135 करोड़ की जो जनता है अपने देश की, तो कब तक सब लोगों को लग जाएगा वैक्सीन? शुरू हो गया अभी लगना तो। अब क्या सब लोगों को आवश्यकता रहेगी या सब लोगों को वैक्सीन लगना जरूरी है, इसकी प्राथमिकता डॉक्टर्स और वैज्ञानिक तय करेंगे। अपन लोग तो वो तय करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, है ना। हम कैसे कह सकते हैं। आप देखिए, पूरा कोरोना काल में मजदूरों में, जो भिखारी सड़कों पर भीख मांगते हैं, उनमें, डीप जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनमें, जनजातीय क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में कहीं कोरोना का प्रकोप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब स्ट्रेंथ कोई बहुत अच्छा खाने से नहीं बनती है। विचार भी आदमी की स्ट्रेंथ को कम और ज्यादा करते हैं। तो हम जितना नकारात्मक सोचते हैं, जितना नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर रहते हैं, वो भी हमारी स्ट्रेंथ को कम करता है। इसलिए हमें पॉजिटिव बातें देखनी चाहिए और ईश्वर करे कि बहुत कम लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत पड़े और इस प्रकार से हम इस संकट से अपने आप को उभार सकें, देख सकें। सर, आपने बुक में भारतीय जीवन पद्धति की शुचिता और सूतक के बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। भारतीय संस्कृति में शुचिता और सूतक दो चीजों का अनादिकाल से जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है, और यह हमारी जीवन शैली है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शौच आदि से निवृत्त होना, दांतों की सफाई करना, शरीर की मालिश करना, उसके बाद सूर्योदय के पूर्व स्नान करना, उसके बाद में ध्यान करना, पूजा करना। ये जो एक क्रम है, ये क्रम व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा बना हुआ है। अब आज की स्थिति में तो कोई 11 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है, कोई 2 बजे उठ रहा है। हमारे यहाँ सूर्योदय के बाद में उठना निषेध माना गया। अब लोग आज भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, सुबह उठना चाहिए, सुबह उठने के बाद योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, फिर अपने घर का कोई काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर इस कालखंड में इन चीजों को वो दिया। जहां तक बात सूतक की है, तो सूतक यानी छुआछूत जिसे कहते थे। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बीमारी या उसके जो जीवाणु है वो लग जाना, ये इससे बचने के लिए, खास करके जब महिलाओं की डिलीवरी हुआ करती थी या किसी की मृत्यु होती थी, हम शमशान में जाते थे, या अन्य प्रकार की बातें जो होती थी, उनमें हम अपने आप को समाज से 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए पृथक रखते थे, क्योंकि हमारे अंदर वो जो विषाणु हैं वह कहीं दूसरे को न लग जाए और दूसरे के विषाणु हमारे ऊपर हावी न हो जाए। इस चीज को हम ध्यान में रखते हैं। आज भी देखिए आइसोलेशन वार्ड बने हुए। आइसोलेशन वार्ड में जब मरीज ज्यादा बीमार होता है तो उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। छोटे बच्चों को स्पर्श नहीं करने दिया जाता है। हमारे यहाँ भी ये परंपरा थी, हमने भी इस बात को माना और पूरी दुनिया आज इस परंपरा को, इस विषय को ध्यान में रख रही है और आगे संचालित कर रही है। सर, जैसे ये संकट काल तो खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है लोगों में आपसी प्रेम, मानवता, भाईचारा क्यों नहीं होगा? बिना प्रेम और भाईचारे कोरोना वॉरियर्स के अच्छा देखिए, प्रेम और भाईचारा तो कोरोना काल में भी ज्यादा देखने को मिला। जो किसी को जानता नहीं है और जीवन में किसी से न मिला हो, न भविष्य में कभी मिलेगा, उसको भोजन कराना, सड़कों पर लंगर लगाना, घर घर जाकर के दाल और चावल और मसालों का वितरण करना, ये प्रेम और भाईचारा नहीं था तो और क्या था?
और प्रेम के बिना तो मनुष्य जिंदा रह ही नहीं सकता। पहले वो अपने आप से प्रेम करना सीखे, फिर घर में सीखे, परिवार में सीखे, समाज में सीखे, क्योंकि प्रेम तो जीवन की घुरी है, उसके बिना आप खड़े ही नहीं हो सकते। क्योंकि यदि आप सबको अपना शत्रु मान लेंगे, सबको अपना दुश्मन मान के चलेंगे, सबके साथ ये भयभीत होकर के चलेंगे, तो आप वैसे ही मानसिक रोगी हो जाएंगे, आप में वैसे ही कुंठाओं का विकास होने लगेगा और आप निश्चित तौर पर इस दृष्टि से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रेम और भाईचारा, भाईचारे की पहली पाठशाला है माँ, पिता, परिवार, भाई बहन, ये सब भाईचारा ही तो है। और जब ये परिवार में होता है तो यही बाहर देखने को मिलता है। जब बाहर देखने को मिलता है तो फिर पूरे समाज में बिखरता है, समाज के बाद में पूरे देश के अंदर बिखरता है। निश्चित तौर पर जो फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, उसकी कमी हुई है और वो कमी अपने निहित स्वार्थों के कारण हुई है, किसी बीमारी के कारण नहीं हुई है। तो स्वार्थ से अपने आप को पृथक रखना और आत्म केंद्रित जीवन से समाजोन्मुखी और सरोकारों युक्त जीवन व्यतीत करना, दूसरों के लिए कुछ करने का भाव आपके मन में है, तो निश्चित तौर पर आप भाईचारे को प्रमोट करेंगे। दूसरों से लेने का विचार आपके मन में यदि है और अपना किसी को कुछ देने का विचार आपके मन में नहीं है, तो निश्चित तौर पर समाज एक नकारात्मक दिशा की ओर जाएगा। सर, जैसा कि हम फेसबुक पे लाइव हैं तो कुछ दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं आपको ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी सर। एक रविंद्र राज जी हमें सर हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, पंकज सिंह चावला जी हैं, हरिराम राय जी हैं, कविता भट्ट, भूषण वर्मा, संजीव राय जी, नरेंद्र मालवीय, संजीव राय सर ने आपको वेलकम सर कहा है, प्रमोद सिंह जी भी सर जुड़े हुए हैं, कांग्रेचुलेशन सर जी उन्होंने कहा है, प्रमोद पुरोहित जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सर, सिंह विद्या सागर जी भी हमारे साथ में है, केशी गुप्ता, कवि विकास, दिनेश कौशल जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सर। और उन्होंने एक क्वेश्चन किया है सर कि क्या कोरोना समाप्त होने के बाद भी हमारी जीवन शैली पहले जैसी सामान्य हो सकती है? बिल्कुल हो जाएगी। या हर 6 महीने में टीका लगाकर मास्क पहनना होगा? ऐसा नहीं है। हम एक सामान्य, ये तो एक फेज है, ये एक अवस्था है, संक्रमण की अवस्था है, हमेशा आती है ना। दिनेश कौशल जी एएसपी है। जी हाँ, एएसपी है सर भोपाल के। संक्रमण की अवस्था आती है, किसी आदमी को बुखार हो जाता है, कोई शीत निष्क्रियता में चला जाता है, तो ये कोरोना का जो जाल है, इसको ये अपने आप निकल जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू सर। और प्रमोद पुरोहित जी ने कहा है महत्वपूर्ण विषय पर एक बहुत सुंदर प्रस्तुति है सर आपकी। और सर हमारे साथ में मनीष गुप्ता जी एक फ्रेंड है इसमें जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है सर योगा इज गुड एंड एडल्ट्स गेट गुड बेनिफिट ऑफ इट, बट व्हाट टू डू चिल्ड्रंस एज यू नो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिकल थिंग्स नाउ। सही, मनीष गुप्ता कोई और है, मैं नहीं हूँ। जी हाँ। देखिए, जो बाल मनोविज्ञान होता है उसका एक स्वभाव है, उसमें एक मिमिक्री करने की बड़ी अच्छी परंपरा है। जो ऊपर देखता है वही वो करता है। आप घर में करिए, आप स्वयं करिए, 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, 10 दिन करिए, 20 दिन करिए, बच्चा स्वयं आपके पास में आकर के बैठ जाए। तो ये कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है कि आपको लगा दी जाएगी तो आप योगा करने लगेंगे, हैं? या आपका मन शांत रहने लगेगा। तो मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस करें और बच्चों को प्रमोट करें। और फिजिकल एक्टिविटीज तो, आउटडोर एक्टिविटीज तो बंद ही हो गई हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बात नहीं करता है, समाज में कोई किसी को जानता नहीं है, अपार्टमेंट में आमने सामने रहते हैं, एक दूसरे का नाम नहीं पता है। तो ये तो हमारा जो आत्मकेंद्रित जीवन शैली है, जिसमें हम अपने अलावा किसी और को कुछ समझते ही नहीं है, हमें अपने आप को सर्वोच्च समझते हैं, यह पद्धति और यह विचार हमें त्यागना पड़ेगा
और एक सादगी से जो अपना जीवन है, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम निश्चित तौर पर युवाओं को मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू सर, कोरोना के ऊपर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे दर्शकों को, और मुझे लगता है कि कोरोना काल के बाद भी यह बुक एक ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट की तरह रहेगी, और इस पे स्टूडेंट्स रिसर्च वर्क जरूर करना चाहेंगे। क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया है सर। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने सूत्र रूप में ऐसी दी हैं जिनको जो आपके आगे अनुसंधान के क्षेत्र और कार्य बन सकते हैं। इसमें मैं सर एक बुक में से ही कुछ कोट करना चाहूंगा। जी, हमारे दर्शकों के लिए ये बुक में पेज नंबर 60 पे सर आपने बहुत अच्छे फैक्ट दिए हैं। कोरोना वायरस के जीनोम का आकार लगभग 27 से 34 किलोबेस तक होता है। भौतिक विज्ञान दृष्टि से विचार करें तो एक कोरोना वायरस का वजन 0.85 एटोग्राम है, यानी कि 10 संख, यानी 18 जीरो आए हैं सर। उसके बाद 0.000000 संख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, संख, 10 संख। हाँ, ग्राम वजन होता है। ग्राम वजन। एक संक्रमित मनुष्य में वायरस की संख्या कम से कम 70 अरब होती है। हाँ, तब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए, हाँ, तो ये 70 अरब वायरस का वजन हाँ, 0.000005 ग्राम होगा। हाँ, और आज तक पूरी दुनिया में 1 करोड़ 20 लाख लगभग लोग संक्रमित हैं सर। उसका है ना? टोटल वजन 2 ग्राम है। 2 ग्राम हो रहा है। तो 2 ग्राम के इस वायरस ने सर पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हमारी जीवन शैली बदल दी। जी, ये बिल्कुल सत्य है। जी, है ना? और इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स मैं देखता हूँ सर इस बुक में मिलते हैं, जो और आपको आश्चर्य लगेगा, इस प्रकार के 2400 जो केमिकल वेपन्स हैं वो चाइना की वायरोलॉजिकल लैब में, वुहान में, लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। 2400 केमिकल वेपन्स लाइक कोरोना तो बच्चा है। अच्छा, इससे और ज्यादा पावरफुल ओके, रखे हुए हैं। क्योंकि ये लोग जब से देश आजाद हुआ इसी में तो लगे हुए हैं। हाँ, हाँ, कैसे विनाश करें, कैसे आधिपत्य स्थापित करें, कैसे एकाधिकार बनाएं, कैसे अपना विस्तार करें, सीमाओं का विस्तार करें, परंपराएं हमारी रहें न रहें, लेकिन हमारा एक छत्र राज्य रहे। रूस, अमेरिका, चीन, इन लोगों का यही काम रहा है। पर कोरोना से सर तो कहिए चाइना ने अपने आप को बचा लिया किसी तरह, पर जैसे आप बता रहे हैं, अब क्या पता बचाया है या कितने मरे, किसको पता है? किसको पता? क्योंकि सेंसर्ड है सारी दुनिया। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ थोड़ी है। हाँ, हमारे हिंदुस्तान जैसा नहीं है कोई देश। जी, हर चीज ट्रांसपेरेंट है, ओपन है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन अमेरिका में भी इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इतने डेमोक्रेटिक नहीं है जितने कि हम हैं। जी, हर व्यक्ति को बोलने का, कहने का, सुनने का अधिकार है, और अपने फैक्ट रखने का अधिकार है, चाहे वो गलत हो। जी, उन्हीं में से सही बात निकलती है। लेकिन अगर 2400 में से अगर 2-4 भी गलती से अगर बाहर आते हैं सर, जो चाइना में वायरस नहीं, उन्होंने बना के इसीलिए रखे हुए हैं कि कभी मौका पड़ेगा तो नागासाकी, हिरोशिमा की तरह हम 1000 बम फोड़ देंगे। पर कहीं उसको भी नुकसान होगा सर इससे? तो वायरल ये इससे नुकसान नहीं हुआ क्या उसको? भाई कोरोना से उसको भी तो नुकसान हुआ। आज देखिए, विश्व स्वास्थ्य संघ की टीम 1 महीने के लिए वायरोलॉजिकल लैब का निरीक्षण करने गई है। मान अपमान और सम्मान की दृष्टि से यदि देखें तो किसी राष्ट्र के लिए इससे बड़ा अपमान और कोई नहीं होगा कि सारी दुनिया के लोगों ने मिलकर के ये कहा कि इन्होंने फ्रॉड किया है, दुनिया को धोखे में रखा है, तो इन्होंने इस प्रकार का जो वेपन्स है वो बनाया है, इसकी जांच की जाए। हिंदुस्तान में तो अभी भी आंखों में इतना पानी है कि आप किसी को यदि कोई अपशब्द बोल दें उनके खानदान और उनके परिवार के बारे में, वो 4 दिन तक खाना नहीं खाता कि इसने बोल कैसे दिया ऐसा। वो अपने आप को सुधारता है। लेकिन चीन के साथ तो 1947 से होते ही चला, तभी तो उसने 67% जमीन पूरे दुनिया के अपने में आधिपत्य में मिला ली। और दुनिया में 14 देशों से उसकी सीमाएं लगती हैं और 23 देशों से उसके झगड़े चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? जी, ये इसी प्रकार की चीजों की दम पर चल, है ना? मुझे ऐसा लगता है।
सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत साथ ही शुक्रिया आपका। तो दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को देखा और सफल बनाया। सभी लोगों को धन्यवाद जो इस लाइव से जुड़े, और कोई बात है तो हम सहज उपलब्ध हैं, बातचीत करें। थैंक यू।